सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के साइंस का पेपर यहाँ पर पूरा मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग मास्टर क्लास में पढ़ के गए थे। आप लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन में भी इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ा था और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने बहुत ही अच्छे से तैयारी की थी चैनल से, उनके मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हुए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर आपके साइंस सब्जेक्ट का पेपर। तो पहला देखिए है, सिने बार किसका अयस्क है? सिने बार किसका अयस्क है? तो सिने बार Hg यानी कि पारा, मरकरी का अयस्क है। किसका? मरकरी यानी कि पारा का क्या है? ये अयस्क है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग नहीं है। विषाणु जनित रोग नहीं है तो आपको पता है जो एड्स है, ये क्या? एड्स वायरस, HIV वायरस से फैलता है। कोरोना महामारी कोविड-19 वायरस के कारण फैला है। पोलियो वायरस के कारण फैला है। ऑप्शन 4 जो है हैजा, यह जीवाणु के कारण फैलता है और जीवाणु का नाम क्या है? वाइब्रियो कॉलरी। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। दोस्तों, प्राथमिक सेल मैंने आपको बताया था, लेक्लांसे सेल, डैनियल सेल, वोल्टियर सेल। इनको एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते और बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया था, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। और द्वितीयक सेल में कौन आता है? शीशा संचायक सेल, जो आपके घरों में इन्वर्टर होता है, उसको हम एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर चार्ज कर सकते हैं। यानी कि जो प्राथमिक सेल होते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद फिर दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। एक बार इनका चार्ज हमने ले लिया, जैसे कि जो शुष्क सेल होता है, जैसे जो हमारे घरों में रिमोट में होता है या दीवार घड़ी में होता है, तो इस तरीके से जो प्राथमिक सेल होते हैं एक बार यूज करने के बाद दोबारा काम में नहीं आते। लेकिन जो द्वितीयक सेल होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी जो कि शीशा संचायक सेल होती है, ये क्या होती है? एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से इसको हम चार्ज कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझा के पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त को निम्नलिखित में से किस ताप पर कांच या प्लास्टिक की बारूद बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 है, 4.5 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको सुरक्षित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डार्विनवाद संबंधित है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डार्विनवाद किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था कि जो लैमार्कवाद है, लैमार्क ने क्या कहा था? उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसके अलावा उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। और डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत और योग्यतम की उत्तरजीविता। जो योग्य रहेगा वही जीवित रहेगा। जिस जिराफ की गर्दन लंबी रहेगी, जिसके अगले पैर लंबे रहेंगे, वही जीवित बचेगा। तो आप देखिए योग्यतम की उत्तरजीविता कहाँ पर है? ऑप्शन 4 में, योग्यतम की उत्तरजीविता। और ये तो लैमार्कवाद है जो ऑप्शन 1 है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ये क्या है? लैमार्कवाद है। डार्विनवाद क्या है? योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, इसके अलावा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये सभी मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, मास्टर क्लास में, क्लासेस में। इसके अलावा बहुविकल्पी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, सुपर फास्ट रिवीजन में भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद अब यहाँ से अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा अदिश राशियां स्पष्ट करिए। दोस्तों, अदिश राशियां कहते हैं किसको? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश यानी कि जिन राशियों में दिशा नहीं होती है वे क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। यानी कि ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है। तो जो I है, विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। इसमें जो I एम्पियर विद्युत धारा है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा ताप है, दाब है, इन सब में भी कोई दिशा नहीं होती। चाल, दूरी, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। और सदिश में जैसे कि वेग यानी कि वेलोसिटी आता है, जिसमें दिशा भी होती है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को मास्टर क्लास में भी पढ़ाया था और क्लासेस में भी पढ़ाया था कि कोई भी चुंबक या फिर किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो चुंबकीय सुई यानी कि कंपास सुई से हम डिसाइड करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये भी मैंने आपको लिखवाया है, बहुत अच्छे से समझाया भी था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं?
दोस्तों जो मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी है, आप ध्यान से देखिएगा। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी मैंने आपको लिखवाया भी था कि 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें आपको पता है 7 आवर्त और 8 वर्ग बताए गए हैं। तो दोस्तों जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी है इसमें कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त बताए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों का नाम लिखिए। एचआईवी परीक्षण यानी कि एचआईवी की जांच कैसे हम पता लगाते हैं, कौन कौन सी जांच करते हैं एचआईवी का पता लगाने के लिए एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का। तो मैंने आपको बताया था एलिसा परीक्षण। सबसे पहले एलिसा परीक्षण मैंने हर जगह आपको बताया है जांच के लिए, एचआईवी की पुष्टि के लिए एलिसा परीक्षण। इसके अलावा लार की जांच, उस व्यक्ति के लार की जांच की जाती है, उसके गले की या उसके मुंह से लार ली जाती है और उसकी जांच की जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एचआईवी एंटीजन जांच भी होती है। तो यहाँ पर अगर आपने एलिसा परीक्षण भी लिखा होगा तो भी आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, उसकी हालत को बिगड़ने से हमें बचाना है। तो मुख्य उद्देश्यों में अगर आपको लिखना होगा तो 2 उद्देश्य आप लिखोगे कि सबसे पहला उद्देश्य है रोगी की जान बचाना, दूसरा उद्देश्य है उसको ठीक होने में मदद करना, और तीसरा है उसकी स्थिति को बिगड़ने से बचाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। वो कैसा होता है, सीधा होता है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर लिखा होगा, सिर्फ इतना ही बताना ही था इसमें। इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको पता है 2-2 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। जहां भी आया है वहां मैंने आपको बताया कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है। दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला होती है वो एक दिशा में चलती है, और खाद्य जाल जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें यह कई दिशाओं में चलती है। जैसे कि मैंने आपको बाय एग्जाम्पल बताया भी था कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे कि हरे पेड़ पौधों को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया, ये आपको एग्जाम्पल ऐसे दिखाना था। मेंढक ने, और मेंढक को किसने खाया, सांप ने। सांप को किसने खाया, मोर ने। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये एक दिशीय श्रृंखला हो गई। लेकिन जब एक ही खाद्य श्रृंखला में जब एक ही जीव को खाने वाले कई जीव हो जाते हैं, या एक ही जीव कई सारे जीवों का भोजन बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है, खाद्य जाल हो जाता है। ठीक है, तो खाद्य जाल भी मैंने आपको समझा करके अच्छे से बताया था। जैसे कि हरे पेड़ पौधों को चूहा खाता है, अब इस चूहे को देखिए सांप खा लेगा। तो इस तरीके से आप देखिए सांप मेंढक को भी खा रहा है और चूहे को भी खा ले रहा है। बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को ये पूरा डायग्राम बना करके बहुत ही अच्छे से खाद्य जाल को समझाया था कि खाद्य जाल में कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं और एक ही जीव कई सारे जीवों का भोजन बनता है। जहां भी आया है वहां मैंने विस्तार से आपको बताया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कूलाम का नियम बताइए। दोस्तों बहुत ही आसान पूछा है, कूलाम का नियम पूछा है। दो आवेशों के बीच लगने वाले, दो बिंदु आवेश ए और बी हैं, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के बहुत क्रमानुपाती होता है। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो F होता है वो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, इनके बीच लगने वाला बल, और जो इनके बीच की दूरी होती है वर्ग के बहुत क्रमानुपाती होता है। तो अगर ये दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं, अलग अलग दो आवेश हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को बताया था बहुत अच्छे से मास्टर क्लास में भी, और क्लास जब मैंने ली थी आप लोगों की साइंस की सारी चीजों को मैंने हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाया है, अपने हाथों से लिख करके हर सब्जेक्ट का नोट आप लोगों के लिए बनाया है, और वो सभी आप लोग देख के गए होंगे। तो निश्चित रूप से आपने इसको भी बहुत ही अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि कूलाम का नियम आपने बहुत ही अच्छे से लिखा होगा। तो यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो ये जो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा है तो बराबर का आया है, तो इसके जगह पर क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हम देखेंगे।
अयस्क से धातु निष्कर्षण में होने वाली प्रविधियों का वर्णन करिए। दोस्तों आप लोगों को पता है अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो अयस्क पूरी प्रविधियां की जाती है उसे हम कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें सांद्रण होता है, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, धातु का शोधन। इन सारी प्रक्रियाओं को मैंने बहुत ही अच्छे से विस्तार से आपको पढ़ाया है। तो आपको जैसे आपने लिखा धातु का सांद्रण, सांद्रण ने जैसे ही आपने सांद्रण हेडिंग डाला आपको उसमें लिखना पड़ेगा सांद्रण के द्वारा हम जो भी अयस्क में अशुद्धियां होती हैं जैसे कि मिट्टी हुआ, कंकड़ हुआ, बालू हुआ, इसको हम क्या करते हैं? इसको अलग करते हैं और शुद्ध अयस्क को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से निस्तापन में लिखना था आपको। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और यह जो क्रिया होती है यह वायु की अनुपस्थिति में होती है और इस तरीके से उस अयस्क का क्या होता है? निस्तापन होता है। इसके बाद दोस्तों देखिए फिर भर्जन की प्रक्रिया होती है। भर्जन में दोस्तों कुछ नहीं होता है, जो अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है और यही प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। तो इस तरीके से आपको सबके आगे दो दो लाइन लिख देना था क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है रक्त के थक्का बनने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसमें बस इतना पूछा है कि रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि क्या होती है। तो देखिए शरीर में खून का थक्का बनने और उसके घुलने की प्रक्रिया सहज रूप से चलती रहती है। इसके अलावा हमारे प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोटीन चोट की जगह पर रक्त के थक्के का निर्माण करके रक्त के बहाव को रोकते हैं। कहीं भी हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है? रक्त अपने आप वहां पर धीरे धीरे जमने लगता है। अगर ऐसा ना हो तो चोट लगने पर क्या होगा? खून का बहाव रोकना कठिन हो जाएगा और अगर ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? पूरा शरीर से खून निकल जाएगा। खून का थक्का बनने के लिए रक्त में प्लेटलेट सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। मैंने बार बार आपको बताया क्लासेस में कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका क्या काम होता है? प्लेटलेट्स यही तो काम करते हैं। प्लेटलेट्स का काम यही होता है कि शरीर में रक्त का थक्का या कि जो रक्त का थक्का है उसको बनाने में मदद करना। तो प्लेटलेट क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं और प्लेटलेट्स सक्रिय होकर के शरीर से जो खून है उसको बाहर जाने में रोकती है। कैसे रोकती हैं? खून का थक्का बनने का मतलब है कि जो खून है उसको जल में बदल देती है, यानी कि उसको जमा देती है उस जगह पर जिससे खून बहना रुक जाता है। तो खून का थक्का बनने के लिए रक्त के प्लेटलेट क्या करते हैं? सक्रिय होकर के एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, यानी कि जो प्लेटलेट होते हैं खून में, जो प्लेटलेट होते हैं वो जैसे ही बाहर आते हैं वो उस चोट की जगह पर जमने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सट जाते हैं, वो लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं। वो आपस में जो सेल होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, चिपकने लगते हैं और इसके अलावा वो फाइब्रिन भी जमा कर लेते हैं और इस तरीके से खून का बहना रुक जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है यदि किसी परिपथ में 10⁵ इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिन भी प्रशिक्षुओं को फॉर्मूला पता रहा होगा उन्होंने बहुत आसानी से किया होगा। ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था। इसके अलावा मैंने क्लास में भी आपको बताया था, इस तरीके का सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। दोस्तों इसमें देखिए किसी परिपथ में 10⁵ इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा Q = N × E, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है 10⁵ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए यहाँ पर N की जगह पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁵ और E जो है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है मैंने बार बार आपको बताया है 1.6 × 10⁻⁻19 ये आवेश होता है। अब यहाँ पर Q की वैल्यू में पूरी मिल गई। अब यहाँ पर आप देखिए 10⁵ × 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो Q = 1.6 को आगे ले आएंगे और 10⁻+5 है यहाँ पर और ये -19 है तो ये घट जाएगा तो ये 10⁻14 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये Q की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये जो आवेश है यहाँ पर देखिए -19 है और यहाँ पर +5 है तो ये +5 घट जाएगा -19 में से तो ये कितना बचेगा 10⁻14 बचेगा। अब देखिए Q की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे I = Q/E। अब कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर Q की वैल्यू आपको पता Q/T, I = Q/T। Q की वैल्यू हमको मिल गई 1.6 × 10⁻14 और हमें इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी पहले पता है। 1 घंटा मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। अब इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 से गुणा कर देंगे तो ये T की वैल्यू आ गई। तो T की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3600 सेकेंड। अब कुछ नहीं, इसको सिंपली आपको क्या करना है इतने को सॉल्व कर लेना है और जो आंसर आए वही क्या हो गया विद्युत धारा हो गया। अगर आपने यहाँ तक भी किया होगा तो भी आपको पूरा आंसर इसका पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो I = Q/T उसका अब इसको आपको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 4.45 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर। तो विद्युत धारा एम्पियर में यही आई की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, थैलेसीमिया रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण तथा परिणाम के बारे में वर्णन करिए। दोस्तों जो थैलेसीमिया रोग होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें पूरे शरीर में कमजोरी होती है और इसमें खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो त्वचा है वो पीली पड़ जाती है, आंखें जो है वो पीली दिखती हैं। इसके अलावा सांस फूलता है और जो रोगी व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है। तो इस तरीके से इसमें थकान, कमजोरी, ये सभी चीजें होती हैं जो थैलेसीमिया रोग होता है। और दोस्तों मुख्य रूप से खून की कमी ही होती है, लाल रक्त कणिकाओं की ही कमी होती है। दोस्तों इस तरीके से थैलेसीमिया रोग है, इसमें आप समझिए कि मुख्य रूप से जो शरीर है वो बहुत कमजोर हो जाता है व्यक्ति का, और इसकी वजह से उसे और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, उसके कार्यों को समझाइए। तो फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि जो अभी आपने देखा है प्राथमिक उपचार, ऑलरेडी ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी वही पूछा है। तो जो प्राथमिक उपचार होता है, जो प्राथमिक उपचार किट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है इसमें क्या क्या चीजें होती है पूछा है। तो यहाँ पर देखिए डिस्पोजल ग्लव्स होते हैं, इसके अलावा पॉकेट मास्क होता है, प्लास्टिक की चिमटी होती है, एंटीसेप्टिक वाइप्स या फिर पट्टी होती है, थर्मामीटर होता है, हाथ धोने का साबुन होता है, ये सभी चीजें होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। इसके अलावा पेन किलर भी रखना चाहिए, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसको भी हम दे सकें। तो ये सभी चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, इसलिए क्योंकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को आंसर मिलाना होगा। और अपने कॉलेज के ग्रुप में अगर आप शेयर कर दोगे तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं को आसानी होगी इसको मिलाने में। और आपको 8 की 8 विषयों की मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आप हमसे बताइए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता रहा, लगातार करता रहेगा। तो 8 की 8 विषयों की मास्टर क्लास देखिए, शाम तक आपको मिल जाएगी। हर एक विषय की सुपर फास्ट क्लास भी मिल जाएगी, तो सुपर फास्ट रिवीजन को भी जरूर देखिएगा। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताइए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।